हफ्तों से यूरोपीय देशों को झुलसा रही जंगल की आग अब जर्मनी तक पहुंच चुकी है और पूर्वी जर्मनी में नेशनल पार्क में एक भयानक आग लग गई है। बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। यहाँ भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से यहाँ रविवार को आग लगी थी, जिसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दक्षिण पूर्व की ओर कई और देश चेक रिपब्लिक के नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। भारी संख्या में दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रविवार को लगी इस आग को बहुत हद तक काबू में पा लिया गया था, लेकिन सोमवार को फिर से चली तेज हवाओं की वजह से ये फिर भड़क उठी। पार्क का करीब 30 हेक्टेयर इलाका और बाकी जर्मन सीमा पर मौजूद कुछ इलाके आग की चपेट में हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि अभी आग को बुझाने में कई और दिन लग सकते हैं। हालांकि इस आग की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने अपने सुरक्षा कर्मी की हत्या करने के 2 आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक घर धमाके के साथ पूरी तरह तबाह होता नजर आया। वहां हुआ विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में उसकी गूंज सुनाई दी। इजरायल की सेना के जवान घरों को उड़ाने से पहले पूरी तैयारी करते दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहले घरों के अंदर कई जगहों पर बमों को फिट किया और फिर खुदाई करने वाली मशीन से इमारत के बाहरी हिस्से को तोड़ा। इसके बाद जवानों ने एक एक कर दोनों घरों को ध्वस्त कर दिया। वेस्ट बैंक के एक इलाके में बने दोनों घरों में जैसे ही विस्फोट हुआ, चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। असल में बीते 29 अप्रैल को वेस्ट बैंक में इजरायल के एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इजरायल की सेना के जवान गोलीबारी करने वालों की तलाश में जुटे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि आरोपियों का घर उनके कब्जे वाले इलाके में ही है, उन्होंने बिना देरी किए उनके घरों को उड़ा दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राज्य के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। नासिक में पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में कुछ यात्री छाता पकड़कर सफर करते नजर आए। बताया गया कि इस कोच में पानी लीक हो रहा था। एथलीट नीरज चोपड़ा चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए। वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश में भी लगातार जारी बारिश एक तरफ मुसीबत बनी हुई है और लोग बेहद परेशान हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश से होने वाली बीमारी भी मुश्किलें बढ़ा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में समय पर दवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों के न पहुंचने से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यहाँ के श्योपुर इलाके की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बाढ़ के पानी के बीच कुछ लोग मरीजों को ट्यूब में बिठा कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाँव में अज्ञात बीमारी की वजह से करीब 20 लोग बीमार हो गए, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। लेकिन किसी स्वास्थ्य कर्मी के गांव न पहुंचने पर लोगों ने खुद ही मरीजों को ट्यूब पर बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। भीषण बारिश होने की वजह से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है और ऐसे हालातों के बीच बीमारी भी फैल रही है। लेकिन इन गाँवों तक कोई भी चिकित्सीय सुविधा नहीं पहुँच पा रही और लोगों को खुद ही कोशिश कर अस्पताल तक पहुँचना पड़ रहा है, जिसमें बाढ़ के पानी को पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। इधर पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब अपनी सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए पाकिस्तान ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी जिसमें सरकारी संपत्तियां दूसरे देशों को बेची जा सकेंगी। शहबाज सरकार ने यह फैसला देश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के लिए लिया। मतलब यह कि दूसरे देशों के हाथों पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार खड़ा है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान दूसरे देशों को अपने देश की संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2022 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी संपत्तियां दूसरे देशों को बेची जा सकेंगी। और पाकिस्तान सरकार के इस कदम के बाद अब कैबिनेट कमेटी के फैसलों को न तो अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी और न ही कोई एजेंसी इन सौदों की जांच कर सकेगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान सरकार बेधड़क देश की संपत्ति को दूसरे देशों को बेच सकेगी। ये अध्यादेश पाकिस्तान के राज्यों या प्रांतों को दूसरे देशों के साथ लेन देन के लिए भी पूरी छूट देता है। पाकिस्तान सरकार को यह बिल तब लाना पड़ा जब यूएई ने पिछला कर्ज नहीं चुकाने की वजह से मई में पाकिस्तान को नया कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस फैसले से देश गर्त में जाने से बच जाएगा। हालांकि वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अभी तक इस अध्यादेश पर दस्तखत नहीं किए हैं। हर घर तिरंगा अभियान की झलक ट्रेनों पर भी दिखेगी। रेलवे भी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो गई। इसके तहत रेलवे ने ट्रेन के इंजनों और डब्बों पर तिरंगा लगाने का ऐलान किया।
महाराष्ट्र के नासिक में 2 बदमाश एक महिला की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। बिहार के गया में एक मछलियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद वहां लोगों में सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। पाकिस्तान की सेना की 15,000 फाइलें चोरी होने की खबर है। ये फाइलें पाकिस्तान की सेना की टॉप सीक्रेट बताई जा रही हैं। दावा यह है कि कुछ हैकरों ने वहां की सेना के कंप्यूटरों में सेंध लगाकर ये सीक्रेट हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि ये काम करने वाले हैकर हिंदुस्तान के दोस्त हैं और अब तक वो हैकर हिंदुस्तान में ही बैठे हुए हैं। ये बात मानने वाला अकेला पाकिस्तान नहीं है, बल्कि चीन भी है। हैकर हिंदुस्तान के हों या न हों, हिंदुस्तान में हों या न हों, लेकिन हिंदुस्तान के दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत के दोनों दुष्ट पड़ोसी ऐसे हैकरों से बुरी तरह परेशान हैं। चीन और पाकिस्तान हैकिंग की इन घटनाओं के बाद माथापच्ची करने में लगे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इन हैकरों ने केवल डेटा चोरी नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अपने निशान भी छोड़े। मतलब पाकिस्तान को यह बताया कि उनके सिस्टम को हैक किया जा चुका है। चीन भी इन हैकरों का शिकार बन चुका है। चीन का दावा यह है कि हैकरों ने पिछले महीने उसकी सेना से जुड़ी कई वेबसाइटों को हैक किया। चीन ने तो यह तक दावा किया था कि हैकर केवल डेटा चोरी नहीं कर रहे, बल्कि एनर्जी से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर रहे हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों को सबसे बड़ा डर इसलिए है क्योंकि ये दोनों देश मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो इन हैकरों का सबसे बड़ा निशाना माना जा रहा है। खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर साइबर स्पेस में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जिन संस्थानों की हैकिंग हुई, उनका कनेक्शन भी साइबर सिक्योरिटी से ही बताया जा रहा है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान को डर यह है कि भारत ही उनके प्रोजेक्ट की हैकिंग के पीछे है। पिछले महीने चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में तो दावा तक कर दिया गया कि हैकर भारत में ही छिपे हुए हैं। अब तक ये हैकर पाकिस्तान की एयरफोर्स, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की वेबसाइटों को टारगेट कर चुके हैं। दूसरी तरफ चीन की सेना की कई एजेंसियां हैकरों का निशाना बनी। चीन तो दावा कर चुका है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी चोरी की गई। इसलिए चीन और पाकिस्तान को शक भारत पर ही है। दोनों को लगता है कि या तो इसके पीछे भारत है या फिर भारत की शय पर ऐसा हो रहा है। हालांकि दोनों के पास ऐसा कहने के पीछे कोई सबूत नहीं है। हकीकत तो यह है कि भारत खुद कुछ शरारती हैकरों से परेशान है। भारत की संवेदनशील जानकारियां चुराने के लिए हैकिंग की कोशिश कई बार हुई है। भारत ने तो चीन और पाकिस्तान में हैकरों के होने के सबूत तक दिए हैं, बल्कि चीन के हैकर तो पूरी दुनिया में ऐसी शरारतों के लिए बदनाम है। पिछले करीब 2 साल में भारत के खिलाफ ऐसी कोशिश कई बार हुई है। 2020 में मुंबई में बिजली संकट तक पैदा हो गया था, जिसके पीछे हैकिंग को ही वजह माना गया था। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम पद के रूप में चौधरी परवेज इलाही ने शपथ ले ली है। परवेज इलाही का संगठन PMLQ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सहयोगी दल है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हमजा शरीफ की जीत को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हमजा को हटा दिया था। हमजा शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हैं। गुजरात के बोटाद और अहमदाबाद में लोगों को शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पिला दिया गया। ये हालात तब हैं जब गुजरात में दशकों से शराबबंदी लागू है। जहरीली शराब पीने की वजह से 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात जहरीली शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी जयेश, उसके साथी संजय और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शराब के नाम पर लोगों को सीधा केमिकल पिला दिया था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद के एमोस नाम की एक कंपनी में जयेश गोदाम मैनेजर के तौर पर काम करता है, जहां मिथाइल अल्कोहल नाम का जहरीला केमिकल तैयार किया जाता है। आरोप है कि जयेश ने 200 लीटर केमिकल गोदाम से बाहर निकाला और फिर इसे अपने रिश्तेदार संजय को 60,000 रुपए में बेच दिया। इसके बाद संजय, पिंटू और बाकी लोगों ने मिलकर इस जहरीले केमिकल को शराब के नाम पर लोगों को बेच दिया और आरोप है कि इसी केमिकल को पीने की वजह से लोगों की जान चली गई। उधर मुक्केबाज लवलीना की कोच को खेल गांव में एंट्री मिल गई। इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में जुटी मुक्केबाज लवलीना की कोच संध्या गुरुंग को वहां खेल गांव में जाने की इजाजत मिल गई। एक दिन पहले लवलीना ने ट्वीट कर यह मुद्दा उठाया था। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नया चेंबर लौटा दिया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में वकीलों के लिए चेंबर अलॉट किए गए थे, जिनमें वकालत कर चुके धनखड़ का नाम भी शामिल था। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कि चीन अपनी किसी हरकत को छिपा नहीं पाएगा। इस बीच राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
जोधपुर में तो सिर्फ 2 घंटे में ही ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां के एक बाजार के बीच से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को दहशत से भर दिया। और वहां से आई तस्वीरों को पाकिस्तान के कराची में भी बारिश से हालात बिगड़ते लगातार जा रहे हैं और लोगों के घरों में पानी अब भर गया है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के कराची में भी तबाही मचाई है। कई बस्तियों में बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। मकान दुकान सब पानी की जद में आ गए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए तगड़ी तगड़ी पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चे बांस की नाव बनाकर पानी से गुजर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हर साल बारिश होती है, यही हाल आता है। कोई हुकूमत का नुमाइंदा कोई भी नहीं आता, कुछ भी करने, कुछ भी नहीं। पर ऐसे ही डूबे होते हैं, खुद ही निकालते हैं पानी, तो निकल जाता है। फिर ये तो हर साल यही काम है। लोगों के घरों में पानी इतना भर गया है कि बर्तनों से पानी बाहर निकालना पड़ रहा है। घर में रखा सब सामान पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। अब तो लोगों ने अपने घरों की छतों पर अपना आशियाना बना लिया है और खाना पीना सब मकानों की छतों पर ही हो रहा है। इस बीच खबर आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के सैनिकों को खुला ऑफर दिया कि अगर वो अपने देश के लड़ाकू विमान चुराकर यूक्रेन लाते हैं तो बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। और रकम भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक लड़ाकू विमान के लिए $2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 16 करोड़ रुपए। रूस की खुफिया एजेंसी FSB के मुताबिक यूक्रेन के इस प्लान में उसका साथ नेटो देशों के खुफिया एजेंटों ने भी दिया। वहीं रूस ने दावा किया कि उसकी फौज के कई सैनिकों से यूक्रेन के एजेंटों ने एक डील करने की कोशिश की, जिसके तहत उन्हें रूसी सेना के Su-24, Su-34 या Tu-22 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को सौंपना था और उसके बदले में उन्हें मोटी रकम के साथ ही यूरोप के देशों में रहने के लिए घर और सुरक्षा की गारंटी दी जा रही थी। रूस ने आरोप लगाया कि इस साजिश में यूक्रेन का साथ ब्रिटेन भी दे रहा था। वहां के एक पत्रकार ने रूसी सैनिक को इसके लिए $4000 यानी कि 30 लाख रुपए एडवांस देने की बात भी कही। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन का प्लान कामयाब हो पाता, रूस की खुफिया एजेंसी ने उसका भंडाफोड़ कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन को हवाई हमले का डर सताने लगा और उसने अपनी सुरक्षा के लिए कीव समेत कई बड़े शहरों में पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी। इधर सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में हुई पूछताछ के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतर आए। इस मामले में सोनिया गांधी दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुई, जिसके विरोध में कांग्रेस ने कई जगहों पर मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की तक की। वो किसी भी कीमत पर विधानसभा तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही वहां तक जाने के सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए थे। प्रदर्शनकारी कुछ देर तक तो उन बैरिकेड के पीछे खड़े रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बैरिकेड को गिराना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें मजबूती से पकड़े रखा, जिससे प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। तभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी तरह बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने में कामयाब हो गए और ये मौका मिलते ही उन्होंने चलने के बजाय दौड़ना शुरू कर दिया ताकि वो विधानसभा तक तुरंत पहुंच सके। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ते देख कुछ पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कुछ को तो पकड़ लिया, लेकिन उनमें कई काफी आगे तक निकल चुके थे और ये देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी विधानसभा तक पहुंच जाते तो वहां हंगामा बढ़ सकता था। लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच ही गए और फिर वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। वहां प्रदर्शनकारियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। फिर देखिए किस तरीके से पुलिस ने सख्ती यहाँ पर बरती है। लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस पीछे की तरफ खदेड़ते हुए। पुलिस की इस कार्रवाई पर भड़के प्रदर्शनकारी विधानसभा के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। हालांकि थोड़ी ही देर में उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया गया और हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ियों में बैठा दिया गया। इसके अलावा भी लखनऊ में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। और सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में दिल्ली में भी कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनकी अगुवाई राहुल गांधी ने की। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं और कई कार्यकर्ताओं के साथ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन्हें वहां से हटने की कई बार अपील की, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके साथ पार्टी के बड़े नेताओं को भी पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पुलिस जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। और बोलीविया की राजधानी लापाज में एक व्यावसायिक इमारत के हिस्से में भीषण आग लगी हुई है और हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
लापास की ग्रीन विया मॉल में अचानक 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फैल गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी तो कई किलोमीटर से देखी जा सकती थी। आग देख आसपास के लोग भारी संख्या में जुटने लगे। कई लोग आग का वीडियो बनाते नजर आए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और कुछ देर बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग की लपटों पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक आग से करीब 200 लोग प्रभावित हुए, जिनमें कुछ ने 2014 में अपनी दुकानें खरीदी थी। इधर दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। उधर कांग्रेस के विरोध पर अनुराग ठाकुर ने तंज किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी की पेशी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया कि गांधी परिवार से जांच करनी भी गुनाह है। भोपाल में बीटेक के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में परिवार ने उसकी हत्या की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बेटे के मोबाइल के जरिए सिर तन से जुदा करने का मैसेज भी मिला था। हालांकि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक जताया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। इसमें एसआईटी बना बिंदु से विस्तार से जांच की। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का 83 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो गरीबों का 1 रुपए में इलाज करने के लिए मशहूर थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री और सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। जयपुर में बढ़ती गोल्ड तस्करी के नए मॉड्यूल ने जांच एजेंसियों को हैरानी में डाल दिया। दावा किया जा रहा है कि जितना सोना जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई में पकड़ा जाता है, उससे कहीं ज्यादा सोना तस्कर चालाकी से निकाल लेते हैं। मतलब ये कि लगातार एक्शन के बाद भी खाड़ी देशों में बैठे तस्कर इतने शातिर हैं कि वो अधिकारियों की नाक के नीचे से सोना उड़ा ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जयपुर सोने की तस्करी का अड्डा क्यों बनता जा रहा है? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है जयपुर का ज्वेलरी बाजार, जो देश का सबसे बड़ा बाजार है। इसी वजह से वहां से सोने की डिमांड भी ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़कर 15% की गई है, तब से सोने की तस्करी और बढ़ गई है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से देश में सोना खरीदना महंगा हो चुका है। लेकिन स्मगलिंग के जरिए 1 किलो सोने के दाम में 5 से 6 लाख रुपए का अंतर आता है। और यही वजह है कि बड़े मुनाफे के इस खेल में तस्कर हर रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। यही नहीं, सोने की तस्करी के लिए तस्करों ने विदेशी लड़कियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इसका पता तब चला जब 11 जुलाई को बैंकॉक से मोटे मोटे सोने के कंगन और चेन पहनकर 3 लड़कियां जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। शक होने पर तीनों की जांच की गई तो उनके पास से 90 लाख की कीमत का 800 ग्राम सोना मिला। लेकिन तीनों के खिलाफ कोई खास कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 20 लाख तक की कीमत का सोना विदेश से लाने पर कोई सजा या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि उससे ज्यादा का सोना लाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। और तस्करों ने कानून की इसी खामी का फायदा उठाकर तस्करी के नए मॉड्यूल का इस्तेमाल शुरू किया। पुलिस का दावा है कि बड़े मुनाफे के इस कारोबार में विदेश से आने वाले मजदूर भी सोना तस्करी से जुड़े हैं, जिन्हें तस्करों की तरफ से पैसों का लालच दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि सोना तस्करी में शामिल ज्यादातर मजदूर राजस्थान के होते हैं। इनमें सीकर, चुरू, झुंझुनू और नागौर जिले के हजारों लोग खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। सभी गरीब परिवारों से होते हैं। ऐसे में गोल्ड स्मगलर इन लोगों को रुपए या फ्री टिकट का लालच देकर स्मगलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। खाड़ी देशों में बैठे स्मगलर हवाला से रुपए मंगवाते हैं और इन मजदूरों या यूं कहें कि कुरियर के जरिए सोना भारत भेज देते हैं। सोने की तस्करी में मुनाफा इतना ज्यादा होता है कि 1-2 बार सोना पकड़ा भी जाए तो उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां खाड़ी देशों से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखती। हालांकि तस्करों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और अधिकारियों को गुमराह करने के लिए स्मगलर सोना लेकर आने वाले लोगों को कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट से जयपुर भेजते हैं। इसी वजह से उन पर एजेंसियों की नजर कम पड़ती है। जैसे दुबई से आया एक यात्री पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है और फिर वहीं से जयपुर की फ्लाइट पकड़ता है। ऐसे में उसे मुंबई एयरपोर्ट पर क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता। वहीं जयपुर में वो एक तरह से डोमेस्टिक पैसेंजर बनकर लैंड करता है, तो उस पर अधिकारियों की नजर उतनी सख्त नहीं होती। ऐसे में तस्कर आसानी से गोल्ड लेकर बाहर निकल जाता है। हालांकि कई मामलों में अधिकारी संदिग्ध यात्रियों को ट्रैक करते रहते हैं। राजस्थान के भरतपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें काले रंग की शर्ट पहना एक लड़का अंधाधुंध हवा में फायरिंग करता नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें घर की छत पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी बीच एक लड़के ने बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने हवा में 4 गोली दाग दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उस लड़के के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
2025 में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। आईसीसी ने भारत की मेजबानी को लेकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया है। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 देशों की टीम हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 31 मैच खेले जाएंगे। तो मेजबानी अब इसकी भारत करेगा और भारत में वर्ल्ड कप मेजबानी करने वाला है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत की ओर से की जाएगी। 8 टीमें इसमें शामिल होंगी और कुल मिलाकर 31 मैच खेले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें सड़क के ऊपर बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक शख्स बह गया। वहां पर पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क के ऊपर आए सैलाब को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान उनमें से एक का संतुलन बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगा। उसे पानी के तेज बहाव के साथ बहता देख सड़क के पास मौजूद एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ते हुए पानी में छलांग लगा दी। काफी दूर तक तैरने के बाद आखिरकार वो पानी में बह रहे आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इस तरह से पानी के सैलाब में डूब रहे आदमी की जान बच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी पूछताछ होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने बुलाया है। करीब 11 बजे से फिर पूछताछ होगी। इससे पहले कल शाम को ईडी की पूछताछ खत्म हुई थी। उनसे 2 राउंड की पूछताछ अब तक हो चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी से करीब 55 सवाल पूछे गए। दूसरी ओर पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक पर प्रदर्शन करते हुए शामिल भी हुए थे। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए उसने घातक मिसाइल सिस्टम तोचका यू का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसकी तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया। हालांकि यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर यूक्रेन की सेना के तबाही मचाने वाले मिसाइल सिस्टम तोचका यू हमले के लिए तैयार होते दिखाई दिए और जैसे ही इनसे मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे इलाके में धुएं का खौफनाक गुबार फैल गया। यूक्रेन ने इन हमलों में रूसी सेना के कई अहम ठिकाने और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा किया। और इस बार पुतिन की फौज के खिलाफ यूक्रेन ने जिस तोचका यू मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है, उसकी मदद से 120 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है और ये मिसाइल सिस्टम महज 20 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसकी मदद से दागी जाने वाली एक मिसाइल की लंबाई करीब 6.5 मीटर और वजन 2000 किलो होता है और ये मिसाइल अपने साथ करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती है। इधर रणवीर सिंह के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रणवीर सिंह के बिना कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाने के मामले पर प्रदर्शन किया। साथ ही रणवीर के लिए कुछ कपड़े भी जुटाए गए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास करजत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय एक बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद एक यात्री ने सूझबूझ दिखाते हुए उनकी जान बचा ली। उधर पुतिन की नई नवेली पनडुब्बी से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की बेलग्रद नाम की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन। इस महीने की शुरुआत में ही रूस की नौसेना ने उसकी डिलीवरी ली थी और तभी से ही दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि रूस की ये विशाल पनडुब्बी समंदर में नया शीत युद्ध छेड़ सकती, क्योंकि रूस की ये सबमरीन असल में उसका ऐसा जासूस है जो पानी में छिपे रहकर दुश्मन के बारे में एक जानकारी तो जुटाएगी ही, रूस के परमाणु हथियार रखने का जरिया भी होगी। रूस की बेलग्रद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन आज तक किसी देश ने नहीं बनाई, अमेरिका ने भी नहीं। उसके पास भी इतनी लंबी पनडुब्बी नहीं है। अमेरिका के पास जो ओहायो क्लास सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुई रूस की पनडुब्बी की लंबाई पर अटकी है। उन्हें शक है कि रूस ने अपनी पनडुब्बी इतनी ज्यादा लंबी इसलिए बनाई है ताकि दुनिया का पहला परमाणु हथियारों से लैस स्टेल्थ टॉर्पीडो उसके अंदर फिट हो सके। और अगर ऐसा हुआ तो समंदर में रूस और अमेरिका की पनडुब्बियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएंगी और उनके आमने सामने आने की वो घटनाएं फिर आम हो जाएंगी जो कि 30 साल पहले कोल्ड वॉर के वक्त होती थी। क्योंकि रूस की पनडुब्बी उसके पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन को रखने के लिए बनाई गई है और पोसाइडन पुतिन के 6 सुपर वेपन में एक है, जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है।
रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। वो ऐसा हथियार है जो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। खुद अमेरिका में रक्षा विशेषज्ञ मान चुके हैं कि रूस के पोसाइडन का मकसद समुद्री तट पर बसे अमेरिका के शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी लाना है, क्योंकि पोसाइडन ऐसा परमाणु हथियार है जो फटते ही तुरंत तो तबाही मचाएगा ही, इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला देगा कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही नहीं होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम पद के रूप में चौधरी परवेज इलाही ने शपथ ले ली है। परवेज इलाही का संगठन PMLQ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सहयोगी दल है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हमजा शरीफ की जीत को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हमजा को हटा दिया था। हमजा शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हैं। इस बीच दावा किया गया कि देश में जल्द ही शुरू होने वाली 5G सर्विस से सेना को बड़ी मदद मिलेगी। 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद देश की इंटरनेट सेवा में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी और इंटरनेट की यही रफ्तार सेना के लिए नई धार बन जाएगी। अमेरिकी सेना ने तो पहले से ही 5G सर्विस से जुड़े उपकरणों पर बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय सेना के लिए भी अहम होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 5G सर्विस से मिलने वाली जानकारी इतनी तेज और सटीक होगी कि जंग के दौरान या फिर किसी ऑपरेशन के वक्त तुरंत फैसला लेने में आसानी होगी। और कहा जा रहा है कि इसके इस्तेमाल के बाद जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, हर जगह मौजूद सेना के जवान आपस में और भी बेहतर तरीके से मिलकर काम कर पाएंगे, क्योंकि सेना अपने उपकरणों में बड़े पैमाने पर सेंसर का इस्तेमाल करती है, जो लगातार जानकारियां एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। फिर वो किसी जवान के हेलमेट में लगा कैमरा हो या फिर विमानों में लगे रडार, दोनों सेंसर की मदद से जानकारी साझा करते हैं। कहा जा रहा है कि 5G सर्विस आने के बाद ये जानकारी इतनी सटीक हो जाएगी कि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि 5G सर्विस के इस्तेमाल से जंग के हालात में सेना के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे, क्योंकि इसके जरिए जवान, सेना की गाड़ियां, कमांड पोस्ट, जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एक साथ सटीक जानकारी भेजना आसान होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 5G सर्विस सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक व्हेल समंदर के बीच एक नाव पर हमला करती दिखाई दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक व्हेल नाव पर छलांग लगाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें एक नाव समंदर में आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। जैसे ही नाव के सामने व्हेल आई, नाव वहीं रुक गई। तभी वो व्हेल पानी से बाहर निकली और उसने सामने खड़ी नाव पर हमला कर दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि नाव का पीछे का हिस्सा हवा में उड़ गया और वो पलटते पलटते बची, जिससे वहां हड़कंप मचा और नाव में सवार लोग चिल्लाने लगे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बीते कई हफ्तों से यूरोपीय देशों को झुलसा रही जंगल की आग अब जर्मनी तक पहुंच चुकी है। पूर्वी जर्मनी में नेशनल पार्क में भयानक आग लगी हुई है। बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। यहाँ भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से यहाँ रविवार को आग लगी थी, जिसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दक्षिण पूर्व की ओर कई और देश चेक रिपब्लिक के नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। भारी संख्या में दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रविवार को लगी इस आग को बहुत हद तक काबू में पा लिया गया था, लेकिन सोमवार को फिर से चली तेज हवाओं की वजह से ये फिर भड़क उठी। पार्क का करीब 30 हेक्टेयर इलाका और बाकी जर्मन सीमा पर मौजूद कुछ इलाके आग की चपेट में हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि अभी आग को बुझाने में कई और दिन लग सकते हैं। हालांकि इस आग की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक ट्रक में आग लगने से उसमें बैठे क्लीनर की मौत हो गई। टीम इंडिया और मेजबान वेस्टइंडीज के बीच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कॉन्डम का नशे के लिए इस्तेमाल करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि दुर्गापुर में छात्र कॉन्डम का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्गापुर में दवा की दुकानों पर अचानक कॉन्डम की बिक्री कई गुना बढ़ गई। दावा यह है कि छात्र महंगी दारू के विकल्प के तौर पर कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान छुपाकर कुछ छात्रों ने भी ये बात मानी। कॉन्डम में भिजा के जल पीने से, पानी पीने से वो तो एक अच्छा नशा होता है। दवा की दुकान चलाने वाले भी बिक्री बढ़ने की वजह जानते हैं।
दावा किया जा रहा है कि किसी भी फ्लेवर्ड कॉन्डम को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। ऐसा करने से वो पानी में शराब जैसा नशा घोल देता है। इसी तरकीब का इस्तेमाल छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके चलते कॉन्डम की जो मांग वो बढ़ गई है। इस बात की खबर स्वास्थ्य विभाग को भी है, लेकिन इसे रोकने में वो भी लाचार है। दावा किया जा रहा है कि छात्रों का ये प्रयोग उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि नशाखोरी का यह तरीका युवाओं के शरीर को पूरी तरह से खोखला बना सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक ऐसा नशा है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि फ्लेवर्ड कॉन्डम में फ्लेवर के लिए अरोमा का और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में लंबे वक्त तक भिगोने से पानी में अल्कोहल घुलने के अलावा कुछ और गैसें भी बनती हैं। ये ऐसी गैस होंगी जो इंसान के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। ये ऐसा बर्ताव करेंगी जिसका अनुमान तक लगाना मुश्किल है। इसके अलावा प्लास्टिक भी इतने वक्त तक भीगने की वजह से जानलेवा हो सकता है, पानी में कुछ कण छोड़ सकता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ऐसे पानी को शराब समझकर पीना ठीक ऐसा ही है जैसे फर्स्ट यूज प्लास्टिक को खा लेना। रबड़ भी है इसके साथ, और ये अगर पानी में ये घुल गई तो प्लास्टिक वाला जैसा साइड इफेक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, मोदी जी ने बैन किया है, तो फर्स्ट यूज प्लास्टिक की तरह ही बिहेव करेगा।